हेलो एवरीवन, एसएस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पृथ्वी की जो जानकारी है उसमें हमने काफ़ी जो है आपका चंद्र ग्रहण से लेके तारामंडल वगैरह जो भी आपका ब्रह्मांड में हमने पढ़ा। अब हमने जब अपना तीसरा अध्याय देखा तो तीसरे अध्याय में हमारा पृथ्वी से जितनी भी जानकारियाँ हैं आपकी, जिसमें आपका ग्रह हो गया, ठीक है ना, ग्रह हो गया आपका, और आपका सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, ऋतु परिवर्तन, ये सभी चीज़ें हमने देख ली। अब हमारी बात आती है ग्लोब और अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर हम देखेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास में हमारा तीसरा अध्याय समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बिना देर किए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है ना। ये क्लास आपकी सभी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की क्लास है और एनसीईआरटी आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है और हर स्टूडेंट एनसीईआरटी से ही पढ़ता है और पढ़ना चाहेगा, क्योंकि आपका जो प्रश्न है एनसीईआरटी से जो है एनसीईआरटी से ही बनता है। तो ये जो एनसीईआरटी है 6 to 12 तक का है, ठीक है ना, पूरा का पूरा सार है। इसे आपने पढ़ लिया तो आपका एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ की जो है पूरी की पूरी आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसका लिंक दे दूँगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। तो आपका टॉपिक है आज का ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, ठीक है ना। ग्लोब, अक्षांश और देशांतर को निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद हम अक्षांश और देशांतर को देखेंगे। ग्लोब क्या है ये जानेंगे। ग्लोब क्या है पहले ये जानेंगे। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। इस पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके ही आकार में दिखाया जाता है, ठीक है ना, उनके ही आकार में दिखाया जाता है। तो और इसमें बात करें विषुवतीय वृत्त, जिसे आप इक्वेटर कहते हैं, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर आपने कल की क्लास की होगी तो उसमें मैंने जब ग्लोब का बताया था बांटकर 0 डिग्री आपका जो है विषुवत रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, और आपका दक्षिणी कर्क रेखा यानी मकर रेखा आपका दक्षिणी जो अक्षांश है, ठीक है ना, ये मैंने बताया था। तो आप वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं तथा दक्षिण वाले जो आधे भाग है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है ना, ये भी मैंने बता दिया था। ये दोनों भाग बराबर होते हैं। यह वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाता है जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी स्थान की स्थिति की जानकारी हेतु जो है अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं की आवश्यकता होती है। कैसे, अब जानेंगे हम, ठीक है ना। अब हम जानेंगे। अब यहाँ पे ले लेते हैं एक जो है कि, चलिए छोड़िए, यहीं पे हम देखेंगे। ये आपका आ जाता है ग्लोब, ठीक है ना, ये आपका आ जाता है ग्लोब, ओके। और ये आपका बीचों बीच से क्या जाता है, विषुवत रेखा जाता है, ठीक है ना, विषुवत रेखा जाता है। आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है ना, और ये आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। तो दोनों बराबर भागों में बटा है ना, दोनों बराबर भागों में बटा है। तो ऊपर का जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे का जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और ये क्या है, पृथ्वी की तरह ये एक जो है, ये पृथ्वी को दर्शाने के लिए कि पृथ्वी आपका कैसा है, ये ग्लोब पे ही दर्शाया जा सकता है। हम ग्लोब के माध्यम से ही अपने पृथ्वी को जान सकते हैं। अब इसी ग्लोब पे आप देखेंगे, आप एक ग्लोब लेते हैं तो आप देखेंगे इसी पे देशों को दर्शाया गया होगा, आपका महाद्वीप और महासागरों को भी दर्शाया जाता है। इसी के माध्यम से हम सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है ना ग्लोब का, वो हम समझते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो उत्तरी गोलार्ध का जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे आप क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं ना, कर्क रेखा कहते हैं। और यहीं पे अगर बात करें जो दक्षिणी अक्षांश का जो रेखा है ना, दक्षिणी अक्षांश वाला, ये आपका कर्क रेखा है। और ये तो जो दक्षिणी का 23.5 डिग्री है ना, ये उत्तरी 23.5 डिग्री है और ये आपका दक्षिणी 23.5 डिग्री है दक्षिणी। तो ये
ये आपका क्या हो जाएगा, मकर रेखा हो जाएगा, है ना, ये मकर रेखा हो जाएगा। बाकी ये आपका, फिर आप ऊपर जाते हैं तो आपका 66.5 डिग्री होता है, फिर आपका बिल्कुल आपका नॉर्थ पोल होता है और ये आपका साउथ पोल हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह आपका अक्षांश है। और ये आपका अगर बीचों बीच 0 डिग्री जाता है तो ये आपका खड़ी रेखा है, बीचों बीच 0 डिग्री से जाता है तो देशांतर रेखा होती है, ठीक है ना। और ये जो आपका आता है ना, ये आपकी क्या होती है, देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। ये क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। इससे आपका जो है स्थिति, किसी भी स्थान की स्थिति को दर्शाया जाता है, उसी से हमें पता चलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करें अक्षांश रेखा क्या है। अक्षांश रेखा क्या है, किसी दिए गए बिंदु की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी माप को अक्षांश कहा जाता है। ये आपका ग्लोब है और ये जो रेखाएं हैं ना, ये जो बड़ी रेखाएं हैं, ये क्या हैं आपकी, ये आपकी क्या हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है ना। ये क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुव की ओर अंशों में मापा जाता है। मान लीजिए ये आपका विषुवत रेखा है 0 डिग्री और ये आपका क्या जाता है, ये पूरा का पूरा, ये ऊपर का और ये दक्षिण का, ये सब को सब आपका अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है ना। विषुवत रेखा भी आपका अक्षांश रेखा ही है, ठीक है ना। एक अंश यानी डिग्री 1, ठीक है ना, एक अंश के 60 बराबर भाग किए जाते हैं, 60 बराबर भाग किए जाते हैं और प्रत्येक इकाई को 1 मिनट कहा जाता है। 1 मिनट को पुनः 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग को सेकंड कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखना है, एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक जो है इकाई जो होती है ना, उसको 1 मिनट कहा जाता है। फिर उस 1 मिनट को भी 60 भागों में बांटा जाता है बराबर, फिर उस एक जो इकाई होती है ना, तो उसको आप क्या कहेंगे, सेकंड कहेंगे, ठीक है ना। जो प्रत्येक उसका भाग होता है उसको आप सेकंड कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों का अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को प्रदर्शित करता है। ये मैंने बताया कि ये आपका गोलार्ध है और ये क्या है आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा, तो ये 0 से आपका डिनोट किया गया है, ओके ना। अगला क्वेश्चन, अगला आपका पॉइंट है, विषुवत वृत्त से दोनों ओर ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसकी माप 360 डिग्री अंश का 1/4 अर्थात 90 डिग्री होता है। इस वृत्त के उत्तर की ओर सभी समांतर रेखाएं उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण की ओर समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो उत्तर की ओर जो होता है ये आपका गोलार्ध है, बीचों बीच से आपका 0 डिग्री जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपका ये आपका जो है ये उत्तरी अक्षांश है ना, और दक्षिणी अक्षांश क्या हो जाएगा, जो आपका दक्षिण में होगा ये आपका दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप ध्यान में रखेंगे। केरल राज्य का एर्नाकुलम, जो केरल राज्य का एर्नाकुलम है ना, एर्नाकुलम तथा अफ्रीका के तंजानिया देश का लिंडी नगर 10 डिग्री अक्षांश वृत्त पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखेंगे। तो आपसे पूछ सकता है कि 10 डिग्री अक्षांश वृत्त पर स्थित कौन कौन सा जो है आपका नगर है या फिर आपका सिटी है। तो आप केरल राज्य का एर्नाकुलम का बोलेंगे कि केरल राज्य का एर्नाकुलम है वो 10 डिग्री अक्षांश वृत्त पर स्थित है, और अफ्रीका का जो तंजानिया देश है, तंजानिया देश का लिंडी जो नगर है वो भी 10 डिग्री अक्षांश वृत्त पर स्थित है। अंतर केवल यह है कि एक उत्तर में तथा दूसरा दक्षिण में है। तो एक उत्तर में है और एक दक्षिण में, बस यही दोनों के बीच में अंतर पाया जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का जो आकार होता है वो घटता है, ठीक है ना। 2 अक्षांशों के जो बीच की दूरी है लगभग 111 किलोमीटर होती है। अब ये घटता कैसे है, देखिए घटता कैसे है ये हम जानेंगे। ये आपका क्या है, गोलार्ध है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, गोलार्ध है ना। और आपका ये आपका क्या हो जाएगा, घटता क्रम। ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं ऊपर की ओर, ठीक है ना। ये ऊपर की अक्षांश रेखाएं हैं।
तो आप देख रहे हैं ना, ये छोटा होता जा रहा है ना, जब ध्रुवों पे जा रहे हैं तो ये घटता जा रहा है ना। इसके अक्षांश जो रेखाएं हैं, ये इसकी जो वो है आपका आकार है, ये घटता जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे, जैसे जैसे आप ध्रुवों से आप जा रहे हैं विषुवत रेखा की तरफ, तो आप क्या क्या देख रहे हैं कि ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप व्रत से यानी आप विषुवत से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो ये घटता हुआ दिखता है ना। यही बात कहने की कोशिश कर रहा है। और इनके बीच की जो दूरी होती है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, वो लगभग आपका 111 किलोमीटर होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न है आपका, अच्छा अगला आपका पॉइंट है महत्वपूर्ण अक्षांश, यानी जिसे आप समांतर रेखा भी कहते हैं। तो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन क्या हैं? तो विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त, मकर वृत्त, कितने भागों में बटा हुआ है पूरा पूरा? आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। तो ये पूरा का पूरा कितना है, ये देखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 में बटा है। और इसे हम सबसे पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम फिगर के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगला है अच्छा, विषुवत वृत्त क्या है? यह पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। इसे 0 डिग्री अक्षांश अथवा भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गई होगी अभी के अभी, क्योंकि मैंने 2-3 बार मैंने जो ग्लोब बनाकर बता दिया है, ठीक है ना। फिर भी मैं अभी बता दूंगी इसके बारे में। कर्क रेखा जो आपका यानी कर्क जो व्रत है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में एक महत्वपूर्ण अक्षांश व्रत है। यह विषुवत व्रत से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है। यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर सुबह की क्लास आपने देखी होगी तो ये बात मैंने बताई थी, 2 बराबर भागों में बांटता है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है ना। तो जो भारत की माही नदी है ना, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये बात ध्यान में रखेंगे। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। यह मकर रेखा जो है ना, यानी जिसे आप मकर व्रत भी कहते हैं, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी कर्क व्रत के समान है, लेकिन यह दक्षिणी गोलार्ध स्थित है, ठीक है ना। तो मकर रेखा जो है आपका, ये अंटार्कटिका यानी आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को बीचों बीच से काटता है और अफ्रीका के दक्षिणी भाग से गुजरता है। आर्कटिक वृत्त क्या होता है? आर्कटिक वृत्त विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की दूरी पर अवस्थित है, ये आर्कटिक वृत्त होता है। और अंटार्कटिक वृत्त जो होता है, ये विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की दूरी पर अवस्थित होता है। कैसे, अब हम जानेंगे। देखिए, ये आपका ग्लोब है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा आपका ग्लोब है। और ये आपका बीचों बीच से क्या जाता है, 0 डिग्री रेखा, या जिसे आप विषुवत रेखा या कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है ना, भूमध्य रेखा। फिर आप उत्तरी जाएंगे उत्तरी गोलार्ध पर विषुवत रेखा से, तो ये 23.5 डिग्री आपका क्या है, कर्क रेखा, ठीक है ना, कर्क रेखा। फिर आप उसके ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री, ठीक है ना, 66.5 डिग्री। तो ये आपका क्या है, आर्कटिक, क्या है, आर्कटिक वृत्त। फिर आप विषुवत रेखा के दक्षिण में आएंगे तो ये आपको 23.5 डिग्री क्या मिलता है, मकर मिलता है, ठीक है ना, मकर रेखा। फिर विषुवत रेखा के आप और नीचे आएंगे, यानी मकर रेखा के नीचे आप आएंगे, आप देखेंगे 66.5 डिग्री दक्षिणी आर्कटिक वृत्त मिलता है। तो ये आपका ऐसे डिवाइड होता है। बाकी फिर आपका ये साउथ पोल होता है और ये आपका नॉर्थ पोल होता है, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब आता है आपका अगला पॉइंट, पृथ्वी के ताप कटिबंध, ठीक है ना, पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। तो पृथ्वी का जो ताप कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ये आपका होता है, ठीक है ना। कितने 2 हैं, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, इन्हीं को और भागों में बांटा गया है। तो उष्ण कटिबंध जिसे आप टॉरिड जोन कहते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कब? उष्ण कटिबंध में, ठीक है ना। उष्ण कटिबंध में क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर
सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर यानी ठीक ऊपर ज़रूर होता है। इसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा जो है प्राप्त होता है, यानी गर्मी होती है, और इसे ही आप क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, टेम्परेट जोन जो होता है ध्रुव की ओर सूर्य की किरणों का तिरछी होती है। ठीक है। जो ध्रुव की ओर जो होता है ना, तो किरणें पहुंच नहीं पाती हैं। ठीक है, तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर जो है आपका उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले जो क्षेत्र है ना, क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब ग्राफ में देखेंगे तो ये क्या है आपका, ये आपका महत्वपूर्ण आपका अक्षांश और जो है ताप कटिबंध है। आप देखेंगे तो ये आपका जो है 0 डिग्री विषुवत रेखा जाता है। ठीक है ना। फिर आपका ये है कर्क रेखा। ठीक है ना। तो कर्क रेखा के और विषुवत रेखा के बीच में आप उत्तर में देखेंगे तो ये उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है। ठीक है ना, उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है। फिर आप कर्क रेखा के जब ऊपर जाते हैं और आप देखते हैं 66 डिग्री के बीच और कर्क रेखा के बीच, तो आप देखेंगे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। फिर आप 66.5 डिग्री ऊपर जब जाते हैं तो उत्तरी शीत कटिबंध होता है। क्या होता है, उत्तरी शीत कटिबंध। लेकिन 66 और 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच अगर उत्तरी गोलार्ध में देखें तो आप उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध पाते हैं। 23.5 डिग्री और 0 डिग्री के बीच का जो स्थान होता है वो उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। फिर आपका दक्षिण में देखेंगे तो आपका मकर रेखा पड़ता है ना, मकर रेखा। तो ये पूरा का पूरा आपका उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। मकर रेखा हो गया, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक। फिर आपका आता है मकर रेखा से लेके यानी 23.5 डिग्री मकर रेखा से लेके 66.5 डिग्री आपका जो आपका आर्कटिक है ना, आपका अंटार्कटिक वाला जो क्षेत्र है, इनके बीच का जो स्थान होता है ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय होता है। ठीक है ना। और ये क्या है आपका दक्षिणी ध्रुव व्रत होता है। दक्षिणी शीत कटिबंध आपका लास्ट में, उसके बाद दक्षिणी शीत कटिबंध आता है जो आपका अंटार्कटिका हो जाता है। ठीक है ना, अंटार्कटिका वाला क्षेत्र होगा, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब आपका आता है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं ये देख लीजिएगा। देशांतर रेखाएं उत्तरी जो ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। कैसे, ये देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब ये क्या है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रहा है ना, तो ये क्या है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के मिला रहा है। ठीक है ना, तो ये देशांतर है। ठीक है, देशांतर रेखा है। अक्षांश रेखाओं के विपरीत देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है बराबर होती है। तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर नहीं होती है, लेकिन देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर होती है। ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। क्या होती हैं, अर्धवृत्ताकार। इनके बीच की दूरी को अंश में मापा जाता है। देशांतर रेखा के जो बीच की दूरी है वो अंश में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को पुनः मिनट और सेकंड में जो है विभाजित किया जाता है या बांटा जाता है, जो भी आप कह सकते हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होती है। तो जो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है ध्रुवों की ओर कम होती है। ठीक है ना, ध्रुवों की ओर कम होती हैं। ध्रुवों पर इनकी दूरी शून्य हो जाती है क्योंकि यह एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो ये आपका ग्लोब है, ये आप देखेंगे ये क्या है, एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे हैं ना, तो इसलिए इनका जो दूरी है ना ध्रुवों पर ये शून्य होता है। ठीक है ना। अतः ध्रुवों से भूमध्य, ठीक है ना, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है। तो ये कॉमन सी बात है। तथा भूमध्य रेखा पर इनके बीच की जो दूरी है लगभग कितना होता है, अधिकतम 111.32 किलोमीटर होता है। कितना, 111.32 किलोमीटर। कहाँ पर होती है, तो ये भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी होती है। किसके, देशांतर रेखा। ठीक है ना। अब आपका आता है अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट आपका है प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा। ग्रीनविच वेधशाला, ठीक है ना, क्या है, ग्रीनविच वेधशाला। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं।
प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। इसका मान क्या है 0 डिग्री 0 अंश होता है। इससे 180 डिग्री अंश पहले तथा 180 डिग्री अंश पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। ये दोनों एक ही रेखा हैं, ठीक है। यह दोनों यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। जो देशांतर रेखाएं हैं कौन सी, तो ये आपका जो ग्रीनविच वेधशाला है, ठीक है ना। ग्रीनविच वेधशाला से जो देशांतर रेखा गुजरती है जिसे आप प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ठीक है ना। 0 डिग्री वाला देशांतर जो है ये आपका दो भागों में बांटता है पृथ्वी को, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पूर्व तथा पश्चिम के लिए पश्चिम लगाते हैं, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अतः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की जो दूरी है बढ़ती है तथा भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। अब हम ग्राफ में देखेंगे कैसे। देखिए, बात हो रही थी कि इनकी जो ध्रुवों पर है इनकी जो दूरी है ये कम होती है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं आप एक ही पॉइंट पे जाकर ये लोग ये मिल रहे हैं, सभी के सभी एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। और इस लाइन को आप क्या कहते हैं 0 डिग्री या फिर प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। और ये आपका क्या आ जाता है, ये आपका पूर्व होता है ना, ये आपका पूर्व हो जाएगा और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो अगर हम इसको बीचों बीच यहाँ से भी काट देते हैं, अगर जो है भूमध्य रेखा कर देते हैं तो आपका जो भारत कहाँ पर है, ये भारत आपका यहाँ पे है, ठीक है ना। भारत आपका कहाँ पर है, यहीं पे है आपका भारत। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो आपका भारत किस में आएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आएगा। कहाँ पर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। देशांतर और समय क्या है, देशांतर और समय क्या है, तो समय मापने का समय सबसे उत्तम साधन जो होता है ना समय मापने का, पृथ्वी चंद्रमा और ग्रहों की गति। तो पृथ्वी चंद्रमा और ग्रहों की गति जो है ना ये सबसे उत्तम साधन होते हैं समय मापने का। सूर्य नियमित रूप से उदय और अस्त होता है, अपने समय से उगता है, अपने समय से अस्त होता है। अतः यह विश्व का सर्वोत्तम प्राकृतिक समय मापक है, ठीक है ना। तो विश्व का सर्वोत्तम प्राकृतिक समय मापक किसे आप कहते हैं, सूर्य को। स्थानीय समय क्या होता है, जो लोकल टाइम होता है, ठीक है ना। जो लोकल टाइम होता है वो क्या होता है आपका, ये बात आप ध्यान में रखेंगे स्थानीय समय के बारे में। तो जो स्थानीय समय है ना, स्थानीय समय की गणना सूर्य की छाया से की जा सकती है। जो सूर्य की छाया होती है उससे स्थानीय समय की जो है गणना की जाती है। सूर्य की छाया दोपहर में सबसे छोटी होती है ना। आप देखेंगे जब दोपहर में निकलते हैं तो आपकी परछाई बहुत छोटी दिखती है, लेकिन वही शाम या सुबह आप देखेंगे तो आपकी परछाई लंबी दिखाई देती है ना। तो तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी दिखाई देती है। कभी भी आप देखेंगे बाहर जब धूप से में निकलेंगे तो ये आप ज़रा नोटिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ग्रीनविच के प्रधान माध्य रेखा जो है आपका, ठीक है ना, प्रधान माध्य रेखा पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो इस देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर मध्याह्न यानी दोपहर होता है। इसलिए देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है ना। किसे, पश्चिम से पूरब की ओर, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ऐसे घूमती हैं। इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे है। तो जो ये आपका क्या है, ग्रीनविच है। तो जो ये है ना, ये आपका क्या है, पूर्व का जो समय है ना ये 5.5 घंटा आगे है ना, 5.5 घंटा आगे है। किससे, भारत का अगर समय लिया जाए तो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। क्यों, ये आपका ग्रीनविच की वजह से यहाँ पे सूर्य की किरणें आपकी ज़्यादा ऊंचाई पर दिखती हैं, ठीक, पड़ती हैं। और बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में अगर आप जाते हैं तो समय घटता है। जब आप गोलार्ध के यानी देशांतर के 0 डिग्री देशांतर के जब आप पूरब में जाते हैं तो समय आपका प्लस होता है, लेकिन पश्चिम में जाते हैं तो समय आपका माइनस होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है, इसलिए इसकी घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा या प्रति मिनट में 1 देशांतर होता है, ठीक है।
इस प्रकार ये आप ध्यान में रखेंगे लाइन को। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजते हैं तो उस समय ग्रीनविच के पूर्व जो 15 डिग्री अगर है तो 15 डिग्री देशांतर पर 15 से आप अगर 15 डिग्री है तो डिग्री को ही आप 4 मिनट से गुणा कर देंगे। तो आपका 4 मिनट से गुणा कर देंगे तो कितना है, 15 चौको 60 हो जाएगा, ठीक है ना। 60 आपका मिनट यानी आपका 1 घंटा हो जाता है। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, ठीक है। अब स्थानीय समय क्या है ये देखेंगे। स्थानीय समय की अगर बात करें तो इसका तात्पर्य सूर्य की छाया के आधार पर किया जाता है, इसका समय का निर्धारण किया जाता है। किसी स्थान पर सूर्य असमान में सीधे सामने होता है और प्रतिछाया न्यूनतम होती है यानी कम होती है तो वहाँ का स्थानीय समय दोपहर होता है। तो ये दोपहर का 12 बजे की बात होती है जब परछाई आपकी छोटी बनती है, ठीक है। मानक समय क्या है, किसी भी देश का मानक माध्याह्न रेखा का स्थानीय मान मानक समय कहलाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर रेखा को मानक माध्याह्न रेखा कहा जाता है, ठीक है ना। 82.5 डिग्री जो लगभग भारत के मध्य में स्थित है। इसे भारतीय मानक समय भी कहते हैं जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। मैंने यही बात बताई थी अभी। इस समय को संपूर्ण देश का मानक समय माना जाता है। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है अतः वहाँ एक से अधिक मानक समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है ना। तो अब भारत में भी जो है प्रस्ताव आपका रखा गया है दूसरा मानक समय के लिए, ठीक है ना। उदाहरण जैसे आपका रूस हो गया, रूस में कितने मानक समय रेखा हैं, ये आपका 11 मानक समय हैं। अब आपका पॉइंट आता है पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों जो है समय में 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है पृथ्वी को, जिसमें प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर आते हैं और प्रत्येक क्षेत्र के बीच 1 घंटे का अंतर पाया जाता है। भारत के असम राज्य के डिब्रूगढ़ तथा गुजरात के द्वारका नगर के मध्य बीच 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। तो असम का जो डिब्रूगढ़ है और गुजरात का जो द्वारका नगर है, इनके बीच का जो अंतर है ना समय का, वो 1 घंटा 45 मिनट पाया जाता है। अतः इससे देखते हुए मध्य देशांतर रेखा को चिन्हित किया गया है। अगला पॉइंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, ठीक है ना। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है जो स्थल खंडों को छोड़कर 180 डिग्री देशांतर के सहारे गुजरती है। इसे 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में हुई संधि में अपनाया गया था 180 डिग्री को। यह रेखा आर्कटिक सागर, चुक्सी सागर, बेरिंग जल संधि व प्रशांत महासागर से गुजरती है। कौन? 180 डिग्री बेरिंग जल संधि से गुजरती है। बेरिंग जल संधि जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। तो आर्कटिक सागर हो गया, चुक्सी सागर, बेरिंग और प्रशांत महासागर से गुजरती है। इस रेखा के पहले पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करने या पार करने पर 1 दिन घट जाता है। तो जो ये रेखा है ना आपका 180 डिग्री, इसके पूर्व से पश्चिम की ओर अब जब जाते हैं ना, एक पूर्व से पश्चिम की ओर जब जाते हैं तो क्या होता है, 1 दिन का जो समय होता है ना, 1 दिन घट जाता है। और जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो 1 दिन जो है 1 दिन बढ़ जाता है, ठीक है ना। यह रेखा वही बात यहाँ पे बोली है कि जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करने पर 1 दिन बढ़ जाएगा। यह रेखा सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी है। टेढ़ी मेढ़ी क्यों है ये भी जानेंगे, ताकि यह किसी स्थल खंड से होकर न गुजरे। यह रेखा 3 बार विचलित होती है, ठीक है ना। तो 3 बार इसको मोड़ा गया है, ठीक है ना। अगला है आपका और लास्ट आपका पॉइंट है वर्ष 2011 से समोआ द्वीप, ठीक है ना। जो समोआ द्वीप है ना, तो वर्ष 2011 से समोआ द्वीप को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में कर दिया गया। 2011 से समोआ जो द्वीप है ना, उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में कर दिया गया। इसी प्रकार टोकेलाऊ क्या है, टोकेलाऊ भी इस रेखा के पश्चिम में आ गया। इस परिवर्तन का मुख्य कारण इन द्वीपों की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भौगोलिक समीपता एवं व्यापार की अधिकता के कारण है, ठीक है ना। तो आज का ये जो टॉपिक था, ये तीसरा जो अध्याय था खत्म होता है आपका यहीं पे, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट अध्याय पे चलेंगे। तो क्लास पसंद आई है
तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जितनी भी क्लासेस आपकी आती है एनसीईआरटी से। अगर आपको चाहिए कि एनसीईआरटी पूरी की पूरी आपको करवा दी जाए 6 to 12 तक का, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन प्रेस करना होगा ताकि जो क्लास है आप तक पहुँचे, ठीक है ना। इसके अलावा करंट अफेयर की और एनसीईआरटी की जो नोट्स की पूरी जो मैंने अभी तक की जितनी क्लासेस हुई हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। इसके अलावा इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।